नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पावरिंग इंडिया न्यूज़ चैनल पे। और दोस्तों, ये पार्लियामेंट का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए वाले हैं, वो आप जाके देख सकते हो। दोस्तों, मैं इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड चीज़ों पे वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि यूपीएससी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यूपीएससी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज कौन सी है, मेंटर का इम्पोर्टेंस क्या है, सभी चीज़ों, मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स के बारे में सभी चीज़ों पे वीडियो बना रहा हूँ। और मैं कुछ सब्जेक्ट भी कवर कर रहा हूँ, जैसे कि पॉलिटी अब चल रहा है, उसके बाद हम एनवायरनमेंट भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, इकोनॉमिक्स भी करेंगे। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो और एक कमेंट कर सकते हो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलो आप देखते हैं, पार्लियामेंट का ये तीसरा लेक्चर है। तो इससे पहले वाला पोर्शन हमने पहले 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। अब इस थर्ड लेक्चर में आगे वाला पोर्शन देखते हैं। वैकेटिंग ऑफ सीट्स, जो एमपी होते हैं पार्लियामेंट की, कब सीट वैकेट करते हैं। तो पहला पॉइंट है डबल मेंबरशिप। अ पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। दस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। तो ये डबल मेंबरशिप वाला किस में दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए वाला है क्या? नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में दिए वाला है। तो डबल मेंबरशिप है तो क्या होता है, तो देखते हैं आगे। पहला पॉइंट, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ही मस्ट इंटीमेट within 10 days in which house he desires to serve. In default of such intimation, his seat in the Rajya Sabha becomes vacant. अगर कोई एमपी जो है, इंसान जो है, दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों लोकसभा और राज्यसभा पे इलेक्ट होके आता है, तो उसे 10 दिन में बताना चाहिए कि उसे कौन सी सीट रखनी है या किस सीट पे वो एमपी बन के रहना चाहता है। अगर वो बताता नहीं तो क्या होता है, उसकी राज्यसभा की सीट क्या होती है, ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद वैकेट होती है। तो आगे देखते हैं। इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज आल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट। अगर मानो कि एक लोकसभा का एमपी है या राज्यसभा का एमपी है, लोकसभा का राज्यसभा पे इलेक्ट होके आता है या राज्यसभा का लोकसभा पे इलेक्ट होके आता है, तो इसका मतलब है कि वो पहले वाले हाउस का उसका टर्म ख़त्म होने वाला है। इसलिए जो भी पुराने वाला हाउस की सीट थी, या मानो कि लोकसभा का एमपी है, उसका चल रहा है अभी करंटली लोकसभा का एमपी है, और अभी न्यूली वो राज्यसभा पे इलेक्ट होके आया, तो फर्स्ट हाउस की यानी कि लोकसभा की सीट उसकी वैकेंट हो जाएगी। वैसे अगर राज्यसभा का एमपी है और अभी न्यूली वो लोकसभा पे इलेक्ट होके आया है, तो उसका क्या हो जाएगा, जो पहले वाले हाउस राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी और वो लोकसभा पे काम करेगा। यानी कि पहले हाउस में जो था वो सीट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, और नई जिस हाउस पे अभी इलेक्ट होके आया वो कंटिन्यू मेंबरशिप चलेगी। क्योंकि आप नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 seats in house, he should exercise his option for one, otherwise both seats become vacant. अगर मानो कि कोई भी इंसान है, अगर 2 सीट्स पे एक हाउस पे इलेक्ट होके आता है, जैसे कि मोदी जी ने 2014 में 2 सीट से इलेक्ट होके आए थे, वाराणसी और वडोदरा से, तो उनको बताना पड़ता है कि वो कौन सी सीट रखना चाहते हो, ठीक है, किस सीट से वो एमपी रहना चाहते हैं। अगर कोई भी 2 सीट्स पे इलेक्ट होके आता है, तो अगर बताता नहीं कि वो कौन सी सीट रखना चाहते हैं, तो उनकी दोनों भी सीट क्या होते हैं, वैकेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। इफ पर्सन इज सो इलेक्टेड, his seat in parliament becomes vacant if he does not resign his seat in the state legislature within 14 days. अगर मानो कि कोई भी पार्लियामेंट यानी कि यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा पे इलेक्ट होके आता है एक आध एमपी, और वो साइमल्टेनियसली क्या स्टेट लेजिस्लेचर पे एक आध सीट पे इलेक्ट होके आता है, तो अगर वो 14 दिन के अंदर बताता नहीं कि वो कौन सी सीट रखना चाहता है, या राज्यसभा की रखना चाहता है, लोकसभा की रखना चाहता है, या स्टेट लेजिस्लेचर की रखना चाहता है, अगर वो बताता नहीं तो उसकी पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की जो भी सीट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 14 दिन के बाद वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन। सेकंड, डिस्क्वालिफिकेशन।
अंडर कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस, ये डिस्क्वालिफिकेशन हमने देखे पहले वाले वीडियो में। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है, और 10th शेड्यूल में कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है, तो वो आप जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किए वाला है। ठीक है, आप देखते हैं रेजिग्नेशन। अ मेंबर में रिजाइन हिज सीट बाय रिटर्न seat by writing to the chairman of the Rajya Sabha or the speaker of Lok Sabha as the case may be. The seat falls vacant when the resignation is accepted. However, the chairman speaker may not accept the resignation if he is satisfied that it is not voluntary or genuine. कब रेजिग्नेशन से भी सीट वैकेंट हो सकती है एमपी की? अगर वो लोकसभा का एमपी है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसे देगा? स्पीकर को देगा। और वो राज्यसभा का एमपी है तो वो किसको देगा? चेयरमैन को देगा। ठीक है, और चेयरमैन और स्पीकर जो भी केस हो, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया रेजिग्नेशन किसी एमपी का तो उसकी सीट वैकेंट हो सकती है। और चेयरमैन और स्पीकर को लगता है कि वो जेन्युइन नहीं है या वॉलंटरी, दैट इज़ इट इज़ नॉट वॉलंटरी और जेन्युइन रेजिग्नेशन नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तभी उनकी सीट वैकेंट नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, absence. A house can declare the seat of a member vacant if he is absent from all its meetings for a period of 60 days. ये important, कितने डेज के लिए? 60 days without its permission. In computing the period of 60 days, no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. अगर कोई भी एमपी है यानी कि स्पीकर को या चेयरमैन को यानी कि हाउस को बिना बताए वो एब्सेंट रहता है कॉन्सिक्यूटिव 60 डेज, और इसमें कौन से डेज काउंट नहीं किए जाएंगे? जब हाउस प्रोरोग होता है या एडजर्न होता है मोर देन 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज तो वो पकड़े नहीं जाएंगे और बाकी के 60 डेज पकड़े जाएंगे। और ऐसा होता है तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? एब्सेंस रहता है 60 डेज कंटिन्यूसली तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अदर केसेस। अदर कौन से केसेस है? हमने जो 4 केसेस डिस्कस किए उसके अलावा कब कब एमपी की सीट वैकेंट होती है? अ मेंबर हैज़ टू वैकेट हिज सीट इन द पार्लियामेंट। कब? इफ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। अगर कोई एमपी इलेक्ट होके आता है मानो राज्यसभा या लोकसभा पे, लेकिन कुछ घपला कर दिया उन्होंने तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्शन वॉइड है तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। इफ़ ही इज़ एक्सपेल्ड बाय द हाउस ने अगर एक्सपेल्ड कर दिया तो भी उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। इफ़ ही इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर कोई एमपी प्रेसिडेंट के ऑफिस पे या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पे इलेक्ट होता है तो उसकी सीट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी उस हाउस से। इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, अगर किसी एमपी को किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता है तो उसकी सीट पार्लियामेंट से वैकेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देयर इज अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फॉर लोकसभा एंड chairman and deputy chairman for the Rajya Sabha. A panel of chairpersons for the Lok Sabha and panel of vice chairpersons for the Rajya Sabha is also appointed. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन कौन है? लोकसभा के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर है, और जब स्पीकर नहीं होता है तो उसके एब्सेंस में कौन प्रिसाइड करता है? डेप्यूटी स्पीकर करता है। और राज्यसभा के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन है? चेयरमैन है, उसे चेयरमैन कहा जाता है। और जब चेयरमैन नहीं होता है तब डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करता है। और जो चेयरमैन होता है जो कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन ऑटोमेटिकली, जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है जो भी हो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अगर राज्यसभा के चेयरमैन को हटा देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा देना होगा। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया तो चेयरमैन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यानी कि चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, यानी कि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है और ये ना ही लोकसभा का होता है मेंबर। और जो डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? मेंबर होता है। और जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही लोकसभा के मेंबर होते हैं।
तो लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनने के लिए वो लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो भी है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाता है राज्यसभा का और प्रिसाइड करता है। ठीक है, आप देखते हैं। हाँ, और इसके आगे पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स किसके लिए, चेयरपर्सन्स का पैनल किसके लिए होता है, लोकसभा के लिए होता है, एंड वाइस चेयरपर्सन्स का पैनल किसके लिए होता है, राज्यसभा के लिए होता है। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होते हैं तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से किसी भी एक कोई भी एक एमपी क्या करता है, प्रिसाइड करता है उसको। और जब राज्यसभा में दोनों यानी कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट होते हैं तो वाइस चेयरपर्सन से पैनल से कोई भी एक एमपी क्या करता है, प्रिसाइड करता है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं इसमें इलेक्शन एंड टेन्योर। The speaker is elected by the Lok Sabha from amongst its members as soon as may be after its first meeting. Whenever the office of the speaker falls vacant, the Lok Sabha elects another member to fill the vacancy. तो जो स्पीकर होता है लोकसभा का, जो मेंबर होते हैं लोकसभा के एमपी, उसमें से ही एक होता है। और कब इलेक्शन होता है उसका, एज सुन एज पॉसिबल, मतलब फर्स्ट सिटिंग जब होती है, जब न्यूली इलेक्ट लोकसभा होती है और उस फर्स्ट सिटिंग होती है तो उसमें प्रोटेम स्पीकर फर्स्ट प्रिसाइड करता है। उसको आगे देखेंगे हम प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग होने के बाद ही या जल्द जितना हो सके पॉसिबल है ना, फर्स्ट सिटिंग में या उसके बाद सेकंड सिटिंग में से इलेक्ट करते हैं स्पीकर को। और कौन मदद करता है स्पीकर को इलेक्ट करने में, जब कौन प्रिसाइड करता है, प्रोटेम स्पीकर प्रिसाइड करता है तब जब इलेक्शन होता है तो स्पीकर का। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे एक बात आपको जरूरी है याद रखना पड़ेगा, जो इलेक्शन की डेट होती है स्पीकर की तो कौन डिसाइड करता है, फिक्स करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, हाउएवर ही हैज़ टू वैकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो स्पीकर जो होता है वो हाउस में पूरी जब लोकसभा भरी जाती है तब वो हाउस को प्रिसाइड करता है। ठीक है, और जब कब वो वैकेट करता है, फॉलोइंग केसेस में वो अपना ऑफिस वैकेट करता है। तो पहला केस देखते हैं, इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर वो लोकसभा का मेंबर किसी कारणवश से मतलब उसकी लोकसभा की मेंबरशिप चली जाती है तो वो ऑटोमेटिकली स्पीकर का भी प्रिसाइडिंग एज अ स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो भी सीट चली जाती है। ठीक है, कोई भी मतलब स्पीकर होने के लिए जरूरी होना है एमपी होना लोकसभा का। अगर कोई भी जो एमपी है लोकसभा का वो स्पीकर बन सकता है, और जिसकी सीट चली गई लोकसभा की वो ऑटोमेटिकली स्पीकर की भी पोजीशन उसकी चली जाएगी। ठीक है, इफ़ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर, अगर वो उसे रिज़ाइन करना है तो वो किससे रिजिग्नेशन देता है, अपना डेप्यूटी स्पीकर को। यहाँ पे आपको लग सकता है कि स्पीकर अपना रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता होगा, तो आपको नोट करना पड़ेगा स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसे देता है, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देता है, ना कि प्रेसिडेंट को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ ही इज रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, सच रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 days एडवांस नोटिस। तीसरी केस में कब लोकसभा का स्पीकर नहीं रहता है, मतलब वो सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, इफ ही इज रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय majority of all the members of the Lok Sabha, such a resolution can be moved only after giving 14 days एडवांस नोटिस। अगर जो एमपीज है लोकसभा के उनको लगता है कि प्रिसाइड अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रिमूव करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन दी वाली है। पहला कि अगर तुम्हें रिमूव करना है तो स्पीकर को क्या करना पड़ेगा, 14 days का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। और वो रिजोल्यूशन कैसे पास करना पड़ेगा, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है एक बार मैं नटशेल में बता देता हूँ, लेकिन
आगे देखेंगे ऑर्डिनरी मेजॉरिटी क्या होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी क्या होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, सभी देखते हैं। ये यहाँ पे कौन सी बोला है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। और उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो भी हम देखेंगे। क्या समझनी पड़ेंगे आपको, कोरम। कोरम क्या होता है, कभी भी हाउस कौन सा भी हो, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो हाउस भरने के लिए क्या होना चाहिए, कोरम होना चाहिए। कोरम क्या होता है, कोरम 1/10 मेंबर चाहिए। जो भी हाउस की स्ट्रेंथ हो, कुछ भी हो, उस हाउस की 1/10 मेंबर होने चाहिए सीटिंग होने के लिए। और इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि हम लोकसभा के बारे में बोलेंगे तो कोरम क्या हो सकता है, मिनिमम एमपी कितने लगते हैं। तो लोकसभा की एक्चुअल स्ट्रेंथ का कितने हैं आप, 543 एक्चुअल स्ट्रेंथ है। तो 543 एक्चुअल स्ट्रेंथ है, तो 543 का 10% कितना होता है, 54.3। लेकिन उसे पॉइंट में तो नहीं ले सकते, आगे लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 55 एमपी चाहिए। अगर कोई भी लोकसभा की सीटिंग होने के लिए मिनिमम कितने एमपी चाहिए, अभी 55 एमपी होने चाहिए। 50 इंक्लूडिंग, इसमें कौन है, स्पीकर भी है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, और यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसके कोरम के ऊपर, ठीक है। तो इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और कोरम कितना होता है, 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। लोकसभा के लिए 55 मेंबर के कोरम होता है, और राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 245 है। तो उसके लिए कोरम कितना होगा, तो 25 एमपी का होगा, ठीक है। 25 एमपी चाहिए राज्यसभा के लिए, इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यहाँ पे राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन, वो मेंबर नहीं होता, लेकिन उसे भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सभा तो मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है आप देखते हैं। तो जब कोरम कंप्लीट होता है, मतलब कोरम के लिए कितने 55 एमपी लगते हैं लोकसभा के लिए। लेकिन जो स्पीकर को अगर निकालना है, तो हटाना है, तो उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ ऑल द हाउस की जितनी मेजॉरिटी है उससे 50% प्लस 1 होना चाहिए। यानी कि हाउस की, लोकसभा की मेजॉरिटी कितने है, 543 है। तो उसके लिए कम से कम कितने एमपी यस बोलना चाहिए हटाने के लिए, तो कितना होगा, 272 आई थिंक, ठीक है। 272 एमपी जब यस बोलेंगे, यानी 50% प्लस 1, तभी लोकसभा के स्पीकर को हटाया दिया जाएगा। यहाँ पे अगर मेजॉरिटी नहीं है कि हाउस की मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये का सेटिंग है। समझो कोरम कंप्लीट होगा, कोरम के लिए 55 एमपी लगते हैं, लेकिन समझो 55 एमपी आ गए प्रिसाइड करने के लिए, और 55 एमपी ने बोल दिया कि लोकसभा के स्पीकर को निकालना है, तो निकाल सकते हैं क्या, नहीं। अगर 100 भी एमपी आए और उन 100 ने बोला कि यस निकालते हैं, तो भी निकाल नहीं सकते, ठीक है। 200 भी आए और 200 ने वोट किए कि यस में हाँ निकालना है, तो भी निकाल नहीं सकते। मिनिमम कितने होने चाहिए यस बोलने वाले लोग, 272 होने चाहिए, तभी लोकसभा के स्पीकर को निकालते हैं। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जितने मेंबर्स है उसकी मेजॉरिटी, ठीक है, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और ये सेम केस जब राज्यसभा की बात होती है, तो राज्यसभा के बारे में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, ठीक है। ये बात आपको आई होप समझ में आई होगी। कुछ कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, मैं समझा दूंगा। व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन, द हाउस when a resolution for the removal of the speaker is under consideration of the house, he cannot preside at the sitting of the house though he may be present। अगर जब रिजोल्यूशन पास हो रहा है कि उसे रिमूव करने का, किसे, स्पीकर को, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो स्पीकर वो हाउस को प्रिसाइड नहीं करता है, तो कोई अदर प्रिसाइड कर सकता है। जब डेप्यूटी स्पीकर होगा तो वो प्रिसाइड करेगा, या कोई अन्य मेंबर प्रिसाइड कर सकता है, ठीक है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन से भी कोई प्रिसाइड कर सकता है, लेकिन जब जिसका रिमूवल कर दिया जा रहा है वो प्रिसाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट, however he can speak and take part in the proceedings of the house at a such time and vote in the first instance, though not in the case at an equality of vote। और जो यहाँ पे है ना, अगर स्पीकर को निकालने की बात चल रही है, रिजोल्यूशन चल रहा है, तो दूसरे जो मेंबर जिस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरह एमपी उस लोकसभा की एमपी की तरह ये स्पीकर भी
पार्टिसिपेट कर सकता है और फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर सकता है। यूजुअली जब लोकसभा का स्पीकर या कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता है। जब इक्वालिटी होती है वोट कोई भी बिल पास करते हैं, जब टाई होता है तो वोट करते हैं। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे डिटेल में। लेकिन आप जब उसे निकालने की बात आती है, रिजोल्यूशन पास होता है और जो प्रिसाइड नहीं करता है तो फर्स्ट इंस्टेंस में वो जिस तरह अन्य मेंबर वोट करते हैं वो वोट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, डिबेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है जैसे कि अदर मेंबर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। इट शुड बी नोटेड हियर दैट whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets। यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो सबके ऑफिसेस चले जाते हैं, लेकिन जो स्पीकर का ऑफिस होता है वो कंटिन्यूस ऑफिस होता है और वो मतलब ऑफिस में ही रहता है। स्पीकर रिमेन कब तक, जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट करती है फर्स्ट मीटिंग। और जब भी फर्स्ट मीटिंग होती है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की दूसरी वाली, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, एक प्रोटेम स्पीकर को ये करता है, नॉमिनेट करता है। और जब प्रोटेम स्पीकर को नॉमिनेट करता है, एज सुन एज जब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है प्रोटेम स्पीकर को, तो यानी कि हाउस लोकसभा चुनती है प्रोटेम स्पीकर को और कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट करता है, तब उसकी स्पीकर की सीट चली जाती है। ठीक है, पिछले वाले और पिछले वाला जो स्पीकर होता है वो अभी रिमूव होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और हाउस क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर अभी लोगों को जो नए एमपी होते हैं उसको देता है, और प्रेसिडेंट जो डेट फिक्स करता है जो स्पीकर के इलेक्शन की, और कौन हेल्प करता है इलेक्शन करने के लिए, प्रोटेम स्पीकर हेल्प करता है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए स्पीकर की। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं। रोल, पावर्स एंड फंक्शंस। द स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो स्पीकर क्या है, हेड है लोकसभा का एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज द गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, द हाउस एज अ होल एंड इट्स कमिटीज। तो स्पीकर क्या है, लोकसभा का हेड है एंड इट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी सभी एमपीज का वो क्या है, हेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज द गार्डियन, और गार्डियन है किसके, पावर्स, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके पावर्स, प्रिविलेजेस, और जो पूरा हाउस एंड इसकी वेरियस कमिटीज होते हैं उसका भी वो क्या है, गार्डियन है। ही इज द प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजंस इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल। जो प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजंस इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल। मतलब जो हाउस का जो मुख्य प्रिंसिपल स्पोक्समैन को कौन होता है, तो स्पीकर होता है, और स्पीकर का कोई भी डिसीजन हाउस में लिए गए वाला है, हाउस यानी कि लोकसभा में स्पीकर ने अगर कोई भी डिसीजन लिया हो, यानी कि कौन से बिल को लाना है, कौन से बिल को अभी इंट्रोड्यूस करना है, डिबेट कितना करना है, ठीक है, किससे अलाउ करना है बोलने के लिए, किसे कितना टाइम देना है, ये सभी डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर लेता है। और इसके स्पीकर और जो भी प्रिसाइडिंग अगर दूसरा ऑफिसर प्रिसाइड करता है तो डिप्टी स्पीकर हो या चेयरमैन से पैनल, चेयरमैन के पैनल से भी कोई प्रिसाइड करता है तो उसी को ये पावर मिलती है। ठीक है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, और उसका डिसीजन जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है फाइनल होता है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट। ही इज दस मच मोर देन मियरली अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर से भी उसकी पोस्ट क्या है, मेयरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि उसे बहुत सारे वास्ट क्या दिए वाले, पावर दिए वाले। ठीक है, इन दिस कैपेसिटी ही इज वेस्टेड विथ वास्ट, वेरिड एंड वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एंजॉयज ग्रेट ऑनर, हाई डिग्निटी एंड सुप्रीम अथॉरिटी विद इन द हाउस। तो यहाँ पे एक नोट करना है आपको, तो उसे ये डिग्निफाइड पोस्ट है, उसे बहुत ग्रेट ऑनर मिलता है और पावर बहुत वास्ट, वेरिड एंड वाइटल, बहुत सारी वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई वाली है। और स्पीकर क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी विद इन द हाउस। हाउस के अंदर ही क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, स्पीकर, उससे कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, यानी कि उससे बड़ा कोई नहीं है हाउस में। ठीक है, चाहे कोई भी हो, अगर हाउस में प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो तो भी उससे बड़ा नहीं है। प्रेसिडेंट जब स्पीकर प्रिसाइड करता है, हाउस स्पीकर होता है, तो उसके डिसीजन ही फाइनल हो गया हाउस में, तो किसी का भी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो उसका डिसीजन फाइनल नहीं होता है। ठीक है,
आप देखते हैं नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिराइव्स हिज पावर्स एंड ड्यूटीज़ फ्रॉम 3 सोर्सेस। तो स्पीकर ऑफ जो लोकसभा का स्पीकर है उसके पावर्स एंड ड्यूटीज़ कहाँ से मिलते हैं? 3 सोर्सेस से मिलते हैं। तो देखते हैं, पहला सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला सोर्स क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड सेकंड है द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। एंड थर्ड सोर्स है द पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस यानी रेसिड्यूरी पावर्स दैट आर अनरिटन और अनस्पेसिफाइड इन द रूल्स। ऑल टुगेदर ही हैज़ द फॉलोइंग पावर्स एंड ड्यूटीज़। तो लोकसभा के स्पीकर जो है कहाँ कहाँ से? 3 सोर्सेज से उसे पावर मिलते हैं। एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, दूसरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, एंड तीसरा है जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, यानी कि जो कहाँ पे रिटर्न किए वाले नहीं लेकिन सदियों से चले आ रहा है, प्रथा और परंपरा जैसे हमारे समुदाय में भी होते हैं, उसी तरह लोकसभा के जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस होते हैं कुछ, वहाँ से भी उसे पावर मिलती है। तो 3 सोर्सेज से उसे पावर मिलते हैं। आगे देखते हैं, तो ऑल टुगेदर ही हैज़ द फॉलोइंग पावर्स। कौन से पावर्स और ड्यूटीज़ कौन से अभी देखते हैं नेक्स्ट। ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस फॉर द कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। तो शांतता और सुव्यवस्था रखना हाउस में, ठीक है, शांतता और सुव्यवस्था रखना हाउस में किसका काम है? तो स्पीकर का काम है। आप देखते हैं नेक्स्ट, द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा एंड द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विद इन द हाउस। बात यहाँ पे आपको क्या करना है? नोट करना है। वो कौन सी है? द फाइनल इंटरप्रेटर, ठीक है। तो स्पीकर क्या होता है? फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विद इन द हाउस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन द हाउस। तो स्पीकर है, फाइनल इंटरप्रेटर है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा है, एंड द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स उसका फाइनल इंटरप्रेटर है। लेकिन कहाँ पे है? ये बहुत ही जरूरी है, विद इन द हाउस। हाउस में स्पीकर जो बोलेगा, स्पीकर जो इंटरप्रेट करेगा वही अबव प्रोविजंस वही करेक्ट माने जाएंगे। लेकिन इन जनरल फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इन जनरल सभी, ठीक है, बाहर। लेकिन जब हाउस में होता है लोकसभा में, तो ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द अबव 3 प्रोविजंस, ठीक है। ये विद इन द हाउस आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। और आपको कंफ्यूज भी कर दिया जा सकता है कि फाइनल इंटरप्रेटर हाउस में कौन है, या सुप्रीम कोर्ट है, या प्रेसिडेंट है, कोई भी देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्पीकर फाइनल इंटरप्रेटर है विद इन द हाउस अबव 3 प्रोविजंस का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, adjourns the house or suspends the meetings in absence of quorum. The quorum to constitute a meeting of the house is 1/10 of the total strength of the house. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया quorum क्या होता है, ठीक है। अभी थोड़ा बता देता हूँ नटशेल में। तो हाउस के वो क्या करता है? adjourns करता है हाउस, और सस्पेंड्स द मीटिंग करता है हाउस की जब quorum नहीं होता है। और quorum क्या होता है? द quorum to constitute a meeting, the quorum to constitute a meeting of the house is 1/10 of the total strength of the house. तो quorum constitute करने के लिए कितने मेंबर होने चाहिए? 1/10 मेंबर होने चाहिए। यहाँ पे दिए वाला नहीं किस पे, प्रिसाइडिंग इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, quorum constitute करने के लिए quorum के लिए कितने मेंबर्स चाहिए? उसी हाउस के 1/10 मेंबर होने चाहिए, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो आपको कोरम समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जो स्पीकर होता है जब भी कोई भी बिल पास कर रहे होते तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता, बट ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई। इन अदर वर्ड्स, ओनली व्हेन द हाउस इज डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन द स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू वोट। सच वोट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट, and its powers is to resolve and its purpose is to resolve a deadlock. जब स्पीकर होता है ना, वो फर्स्ट जब भी कोई भी बिल पास हो रहा होता है हाउस में, तो स्पीकर
फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता है। जैसे अन्य एमपी वोट करते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस में स्पीकर क्या करता है, वोट नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, कोई भी बिल पास कर रहे होते हैं तो इक्वल इक्वल हो गए, ठीक है, 50-50% यस बोल रहे 50% और नो बोल रहे 50%, तो डेडलॉक हो गया बिल के ऊपर, ठीक है। तो क्या करता है, तो उस कंडीशन में, ऐसे स्पेशल कंडीशंस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, तो स्पीकर को स्पेशल पावर दी गई है। स्पीकर यानी कोई भी हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पेशल पावर दी गई है कि वो उस समय कास्टिंग वोट करें, ठीक है। जब टाई होता है, टाई मतलब 50-50% का डिवीजन होता है, ठीक है, यस और नो बोलने वाले, तो उसे कास्टिंग वोट बोलते हैं। कौन सा वोट बोलते हैं, उसे कास्टिंग वोट बोलते हैं। और वो टाई को रिजॉल्व कर सकता है, और डेडलॉक को रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। He presides over a joint sitting of the house of the two houses of parliament. Such a sitting is summoned by the president to settle a deadlock between the two houses on a bill. तो यहाँ पे जो स्पीकर क्या करता है, जब जॉइंट सिटिंग होती है हाउस की तो उसे प्रिसाइड करता है। और जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, जॉइंट सिटिंग समन कौन करता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा, जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। और उसका पर्पस क्या होता है जॉइंट सिटिंग का, टू सेटल अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑन अ बिल। तो ये आपको यहाँ पे जॉइंट सिटिंग समझना पड़ेगा। और प्रिसाइड कौन करता है तो हमने देख लिया, स्पीकर करता है। और आगे भी कौन कौन प्रिसाइड करता है वो आगे भी हम डिटेल में देखेंगे। तो मैं आपको जॉइंट सिटिंग बोलता हूँ, क्या होता है जॉइंट सिटिंग, यहाँ पे समझाता हूँ क्या होता है। तो कोई भी बिल समझो, XYZ बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और उसे राज्यसभा में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और लोकसभा में उसे पास किया और लोकसभा ने राज्यसभा को भेज दिया। लेकिन राज्यसभा क्या कर रही है, जो बिल को मान नहीं रही है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट हो गई किसी प्रोविजन के ऊपर, ठीक है, तो राज्यसभा पास ही नहीं कर रही है। तो क्या हो गया, डेडलॉक हो गया, मतलब डिसएग्रीमेंट हो गई है ना। और ऐसी अभी क्या हो सकता है, ऐसा भी सेम हो सकता है, राज्यसभा में कौन सा बिल इंट्रोड्यूस किया गया हो और वो बिल लोकसभा में गया होगा। और लोकसभा के जो MPs है, मेंबर्स है, वो एग्री नहीं कर रहे राज्यसभा ने जो बिल पास किया है, तो उसी समय भी क्या होता है, डेडलॉक होता है। जो समय दिए वाला आता है उसके बाद क्या होता है, अगर विद इन वो टाइम में अगर वो बिल पास होता है किसी भी अन्य हाउस में तो डेडलॉक नहीं होता है। लेकिन वो टाइम जो दिए वाला होता है, स्पेसिफिक टाइम लैप्स होता है, तो उसके बाद क्या होता है, डेडलॉक क्रिएट होता है। तो उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविजन दिए वाला है जॉइंट सिटिंग का। तो दोनों हाउस के क्या करते हैं, दोनों जॉइंट सिटिंग मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा को जॉइंटली बुलाते हैं और डेडलॉक को रिजॉल्व करते हैं। और इसे कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। और जॉइंट सिटिंग जब बुलाते हैं, दोनों हाउस के मेंबर बैठते हैं, तो उसे कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर करता है। और उसके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर करता है। और उसके एब्सेंस में कौन स्पीकर प्रिसाइड करता है, डेप्यूटी चेयरमैन करता है। चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड नहीं करता है, वो आगे हमें डिटेल में देखेंगे क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, यानी कि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। कौन से भी राज्यसभा का ही नहीं, लोकसभा का नहीं, लेकिन अन्य जो 3 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वाइस डेप्यूटी चेयरमैन क्या है, मेंबर है पार्लियामेंट के, ठीक है। इसलिए वो प्रिसाइड करते हो, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड नहीं करता है जॉइंट सिटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। व्हेन द हाउस सीट्स इन सीक्रेट, नो स्ट्रेंजर कैन बी प्रेजेंट इन द चैम्बर, लॉबी और गैलरीज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। जब हाउस की सीक्रेट सिटिंग हो रही होती है तो कोई भी स्ट्रेंजर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कहाँ पे, चैम्बर में, लॉबी में, गैलरीज एक्सेप्ट विद द परमिशन। अगर होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किसी को आना है चैम्बर में या हाउस में या तो स्पीकर की क्या लगेगी, परमिशन लगेगी। और सीक्रेट सिटिंग के लिए कौन अलाउ करता है, स्पीकर अलाउ करता है सीक्रेट सिटिंग के लिए। और किसके कहने पे, लीडर ऑफ द हाउस के कहने पे स्पीकर सीक्रेट सिटिंग के लिए अलाउ करता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
He decides whether a bill is a money bill or not, and his decision on this question is final. When a money bill is transmitted to Rajya Sabha for the recommendation and presented to the president for assent, the speaker endorses on the bill his certificate that it is a money bill. तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल पावर है स्पीकर को दिए वाला कि जो बिल है कौन सा इंट्रोड्यूस किए वाला, तो वो मनी बिल है या नहीं वो उसे डिसाइड करने का जो कौन सा भी बिल है वो मनी बिल है या नहीं कौन डिसाइड करता है, स्पीकर करता है। और मनी बिल क्या, मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो मनी बिल होता है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करता है। मनी बिल के बारे में हम आगे देखेंगे, वेरियस बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल। तो अभी मिनट से मैं बताता हूँ। मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करते। और जो मनी बिल इंट्रोड्यूस करता है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें से कोई भी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि उसे मनी बिल को गवर्नमेंट का बिल कहा जाता है। और जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते मनी बिल, और मनी बिल को गवर्नमेंट का बिल कहा जाता है। अगर वो पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट चली जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, लोकसभा में पास होना चाहिए, ठीक है, मनी बिल। और राज्यसभा को उतना पावर नहीं है 14 डेज में वो ठीक है, रिकमेंडेशन कर सकते हो, पास कर सकते हो, नहीं किए तो भी वो पास हो जाएगा। लोकसभा में मनी बिल मस्ट भी पास होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो सरकार चली जा सकती है, क्योंकि सरकार के ऊपर से कॉन्फिडेंस एमपी का निकल जा चुका है, ये सिद्ध होता है। या फिर से नहीं होता है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस अपना प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मनी बिल जो होता है वो कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकता है, ना कि प्राइवेट मेंबर क्या है वो आगे देखेंगे, ठीक है। He decides the question of disqualifications of a member of the Lok Sabha arising on the ground of defection under the provisions of the 10th schedule. In 1992, the Supreme Court ruled that the decision of the Speaker in this regard is subject to judicial review. तो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के डिस्क्वालिफिकेशन देख लिए, लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ जो 10th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में है एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया है। और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर पावर किसे दी गई है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। अगर लोकसभा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ, मतलब जब भी प्रिसाइड करता है, जब स्पीकर प्रिसाइड करता है तो वो डिसाइड करता है, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करता है तो वो डिसाइड करता है, जब राज्यसभा में चेयरमैन करता है तो वो डिसाइड करता है, और वाइस डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करता है तो डिसाइड करता है। एंटी डिफेक्शन के लॉ के अंदर एमपी को मतलब कंटिन्यू करना है या नहीं, या उसे हाउस से निकालना है, और या उसके ऊपर कौन सी एक्शन लेनी है वो डिसाइड करता है, ठीक है। और लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में क्या कहा है कि जो स्पीकर का डिसीजन होगा उसकी स्क्रूटिनी होगी, जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि होगा या हो सकता है, क्योंकि जो स्पीकर हो सकता है कि किसी एमपी को ऐसे ही निकाल दे, उसका कोई कारण ना हो, क्योंकि कोई बिल पास करना हो या अपोजिशन के मेंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो उसे निकाल देंगे और रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी बना के उसे पास कर सकते हैं। इसलिए उनका जो स्पीकर का डिसीजन क्या हो सकता है, मालाफाइड हो सकता है। और स्पीकर किस पार्टी से बिलोंग करता है, जनरली जो रूलिंग पार्टी है उस पार्टी से स्पीकर बिलोंग करता है, तो इसलिए स्पीकर का डिसीजन मालाफाइड हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द Indian Parliamentary Group of the Inter-Parliamentary Union. He also acts as the ex officio chairman of the Conference of Presiding Officers of the Legislative Bodies in the country. ठीक है, तो ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन, एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसका होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He appoints the chairman of all the parliamentary committees of the Lok Sabha and supervises their functioning. जो लोकसभा की जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होते हैं सभी, तो चेयरमैन उनकी जो चेयरमैन होते हैं तो कौन अपॉइंट करता है, उससे स्पेशल पावर किसे है, तो स्पीकर को है। स्पीकर जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है लोकसभा की, ठीक है, उसे अपॉइंट करता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के चेयरमैन को।
अब नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, द रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। तो यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। तो जो स्पीकर होता है, चेयरमैन होता है 3 कमेटीज़ का। तो पहली कमेटी है कौन सी? पहली कमेटी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, दूसरी है रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, तीसरी है, ठीक है। ये 3 कमेटी याद रखने पड़ेगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। इन तीनों कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हमारा ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे वाला सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको कुछ आपके स्टडी में कुछ थोड़ा बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।